आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो आज गुजरात अपनी नई सरकार को चुन रहा है। पहले फेज के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग का दौर लगातार जारी है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और जनता अपने मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकलकर अब वोट कर रही है। अब तक करीब 20% की वोटिंग हो चुकी है। ट्रेंड देखकर लग रहा है कि करीब 65% से ज्यादा वोटिंग इस चुनाव में हो सकती है। दोपहर 12 बजे तक की अगर बात करें तो सूरत और जामनगर में सबसे ज्यादा 20% वोटिंग हुई है। बाकी जिलों की भी सभी सीटों पर 15% से ज्यादा लोग अपना पसंदीदा कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। तो वोटिंग चल रही है और उसके एक एक अपडेट आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। साबरमती से मेगा कवरेज इंडिया टीवी की लगातार जारी है। 5 दिसंबर को भी शाम को लगातार आप देखेंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल और इसके अलावा 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे से लगातार आप देखेंगे काउंटिंग की सबसे सटीक कवरेज, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देखेंगे। और आज जब पहले फेज की वोटिंग हो रही है तो उसकी एक एक अपडेट इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। एक एक सीट के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है। अब आइए एक बार आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। अब जब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है तो वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि जनता अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग कर रही है। आइए आपको बताते हैं। कच्छ की बात करें तो 18% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन देखिए सेकंड फेज के चुनाव को लेकर भी धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। ये आपको सीधा अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। एक तरफ फर्स्ट फेज की वोटिंग जारी है। 89 सीटों पर मतदाता अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि दूसरे फेज पे भी चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले तमाम जो दिग्गज हैं वो अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में भी मौजूद रहेंगे और अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लंबा रोड शो होना है। 3 रैलियों को संबोधित करना है और गृह मंत्री अमित शाह भी कमान संभाले हुए हैं और वो भी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। तो जोश भरने की कोशिश है। तो देखिए सारण में रोड शो कर रहे हैं अमित शाह, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस बीच पहले फेज की यानी कि पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान भी लगातार जारी है। अब आइए आपको बताते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है अब तक का। 4 घंटे बीत चुके हैं मतदान शुरू हुए। तो आइए एक एक सीट का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। बात करेंगे कच्छ की तो 18% वोटिंग अभी तक कच्छ में हो चुकी है। सुरेंद्रनगर की बात करें तो 16% हो चुकी है। राजकोट में 19%, जामनगर में 20%, देवभूमि द्वारका में 17% वोटिंग हो चुकी है। कच्छ की बात करें तो 18%, सुरेंद्रनगर में 16 और मोरबी में 18% मतदान अभी तक हो चुका है। राजकोट में 19% मतदान अभी तक हो चुका है। पोरबंदर सीट की बात करें तो 17%, जूनागढ़ में 19% और गिर सोमनाथ में 18% मतदान हो चुका है। अमरेली में 16, भावनगर में 15 और बोटाद में 19% मतदान हो चुका है। अब ये शुरुआती 4 घंटे हुए हैं अभी मतदान को शुरू हुए और उससे पहले मतदाताओं का जो जोश है वो साफ तौर पर बता रहा है कि मतदाता अपने मुद्दों को लेकर क्लियर हैं और वो अपनी नई सरकार चुनने के लिए, अपनी सरकार के लिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। गिर सोमनाथ में 18% मतदान हो चुका है अभी तक। देखिए दोपहर के 12 बज चुके हैं यानी 4 घंटे बीत चुके हैं। तो ये बम्पर वोटिंग अभी तक तमाम जिलों में हो रही है और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वोटिंग है तो वो नर्मदा में है। 24% वोटिंग नर्मदा में हो चुकी है। भरूच में 16%, तापी में भी 16%, नवसारी में 19 और वलसाड में 17% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज कहीं पर नजर आ रहा है तो वो नर्मदा में नजर आ रहा है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के नर्मदा जिले में बम्पर वोटिंग हो रही है। जो मतदाता हैं वो सुबह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। नर्मदा में
सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, 24% वोटिंग। नांदौर सीट पर अब तक 26% वोट पड़ चुके हैं और डेढ़ियापाड़ा में अब तक 21% वोटिंग हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो नर्मदा का सबसे ज्यादा है। नर्मदा की अगर बात करें तो नर्मदा में अभी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 24% वोटिंग हो चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी साबरमती रिवर फ्रंट पर हैं। अतीत ठाकुर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिमझिम गौर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्वागत है आपका। और निर्णय हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नर्मदा की सबसे पहले बात करें, चूंकि हम वोटिंग परसेंटेज निर्णय बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है मतदान के प्रति जागरूकता या बम्पर वोटिंग जिसे कहें, तो वो नर्मदा में है। अब सीधा नर्मदा जिले की जो वोटिंग परसेंटेज है ये किस तरफ इशारा कर रही है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, इस वोटिंग परसेंटेजेस के बेसिस पे अभी हम जज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी इलाके जो हैं गुजरात के, वहाँ अमूमन हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है कंपेयर टू अदर पार्ट। जो दूसरे इलाके हैं गुजरात के, उनके कंपैरिजन में आदिवासी इलाकों में कम से कम 10% तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो हाई रहता है। नर्मदा में पिछली बार भी 80% के आसपास वोटिंग हुई है। और यहाँ पे जो 2 सीटें हैं, नादौद और डेढ़ियापाड़ा, उसमें इस बार एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है, 4 कॉर्नर फाइट हो रही है। उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो हैं इन दोनों सीट्स पे वो काफी स्ट्रांग है। और नादौद में जैसे बीजेपी का एक रेबल भी लड़ रहा है, तो उसका अपना प्रभुत्व है, वो भी अपने मतदाताओं को खींच के लाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही इस जिले में, नर्मदा में, वो है डेढ़ियापाड़ा की सीट। ये सीट जो है, यहाँ पे पिछली बार भी करीब 82% वोट गिरा था और बीटीपी ने ये सीट जीती थी। महेश वसावा जो बीटीपी के अध्यक्ष हैं और छोटू वसावा के बेटे, कांग्रेस के सहयोग से ये लोग लड़ रहे थे, इसलिए काफी बड़े मार्जिन से ये सीट जो है बीटीपी ने उस वक्त जीती थी। करीब 22,000 से ज्यादा का मार्जिन था। इस बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 कॉर्नर फाइट हो रही है। और पूरे गुजरात में यदि मैं कहूं कि कोई एक सीट जिसपे आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस दिख रहा है रियल सेंस में, तो वो ये सीट है। लेकिन उसकी वजह आम आदमी पार्टी नहीं है। उसकी वजह है वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा है वो है चेतर वसावा, जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। वो बेसिकली महेश वसावा का खास आदमी हुआ करता था। और क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में आम आदमी पार्टी और बीटीपी के बीच में टाई अप था, आम आदमी पार्टी अलग हुई, चेतर वसावा आम आदमी पार्टी के साथ आ गया और वो कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया डेढ़ियापाड़ा से। और उसके सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी स्ट्रांग हैं। इनफैक्ट डेढ़ियापाड़ा में ये कहा जाता है कि जो चारों कैंडिडेट हैं, बीजेपी के हितेश वसावा, कांग्रेस से जयरमाबेन और बीटीपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया बहादुर सिंह वसावा, ये सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने बलबूते पे 20% से ज्यादा वोट लाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट 28 से 30% वोट ले आया वो ये सीट जीत जाएगा। अब यहाँ पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये वोटिंग कार्यकर्ता करवा रहे हैं या लोग खुद निकले हैं। अमूमन आदिवासियों में ये देखा गया है कि उनमें उत्साह है, वोटिंग वो ज्यादा करते भी हैं। लेकिन इस बार जिस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव होंगे वो पार्टी ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहेगा इस सीट। ठीक है, डेढ़ियापाड़ा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं चारों, रिमझिम आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी या कांग्रेस या बीटीपी, सबने वसावा को ही चुनावी मैदान में उतारा है। और जैसा निर्णय कह रहे हैं कि ये देखने वाली बात है कि ये जो निकल कर आ रहे हैं मतदाता, ये कार्यकर्ता लेकर आ रहे हैं या वो खुद से वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो कितना निर्भर करेगा इस पर ये चुनाव और कौन सा वसावा होगा जो बाजी मार लेगा? जी, ये बिल्कुल ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि चारों कैंडिडेट है, चारों ही वसावा है। और यहाँ की अगर एक बाहुल्य जाति की बात करें तो यहाँ ये एक डोमिनेंट क्षेत्र भी वसावाओं का ही है। इसको देखते हुए एक वसावा ऐसा है जो बाकी कैंडिडेट पे भारी पड़ रहे हैं, वो है चेतर वसावा, जैसा कि सर ने भी बोला। क्योंकि अब जब बात ऐसी होती है कि आप देखते हैं कि एक ही जाति को चारों कैंडिडेट साधने की कोशिश कर रहे हैं, चारों उम्मीदवार साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात जो है सिर्फ जाति की नहीं रह जाती, बात चेहरे की हो जाती है, बात कार्यकर्ताओं की, संगठन की हो जाती है। संगठन कांग्रेस का भी बहुत मजबूत है, क्योंकि जितनी भी आदिवासी क्षेत्र हैं ये कांग्रेस के लिए पहले से ही हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर से काफी मजबूत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चेहरा अगर देखा जाए तो चेतर वसावा बहुत ही मजबूत चेहरा है। और ये एक ऐसी सीट है डेफिनेटली जो आम आदमी पार्टी का, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, मुझे लगता है ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी और
छेतर वसावा ही वो वसावा है जो इस सीट को conquer यानी जो कर तमाम पाएंगे। राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को लेकर चुटकी ले रहे हैं कि वो खाता नहीं खोल पाएंगे, कम से कम इस सीट को लेकर तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी यदि कोई एक सीट खाता आम खोलेगी। आदमी पार्टी जीतती है तो वो ये सीट हो सकती है। यहाँ ऐसा पर मुझे झाड़ू लगता चलेगी आम आदमी पार्टी की और बाकी है। नहीं, सबका यहाँ पर सफाया हो चैतर सकता है। वसावा की झाड़ू चल रही है। आम आदमी जी। पार्टी का वैसे कोई प्रेजेंस नहीं है। हाँ। इट इज बिकॉज ऑफ चैतर वसावा। वहाँ अगर आप गाँव में जाके बात करें चैतर वसावा के बारे में, मैं आपको बता दूं, एक तो वो सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत कम एज है उसकी, 29-30 साल की उसकी एज है, और गांव-गांव तक लोगों के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से वो इतना पॉपुलर है कि लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं हम चैतर वसावा को वोट करेंगे। इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग। यहाँ देखिए, पे चेहरा- मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसा चैतर वसावा जी के बारे में बोला, जो वराछा रोड एक बहुत ही चर्चित सीट रही है, वहाँ भी यही हाल है कि लोग झाड़ू के साथ कम अल्पेश कथोरिया के साथ ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ कैंडिडेट के नाम पे ज्यादा मजबूत है, ना कि झाड़ू के नाम पे। यानी आम आदमी पार्टी का वोटर हो ना हो, लेकिन उनके चेहरे को लेकर जरूर वोट दी जा सकती है। इस पर लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन देखिए, मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी जो निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई हैं कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाएगा, मुस्लिम वोटर के मुद्दे क्या हैं, और यही जानने की कोशिश की है वापी में मेरे सहयोगी ने। मुस्लिम वोटर्स जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर और किसको ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम मौजूद है वलसाड़ जिले के वापी के आशाधाम स्कूल के पोलिंग बूथ के बाहर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग वोट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा आपको जी अहम लग जी रहा है? जी सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विजय जोशी। मैं वापी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डॉक्टर के हिसाब से, और मैं यहाँ 44 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रॉब्ली ऑल द स्टूडेंट, मेरा हॉस्पिटल यहाँ है। जहाँ तक मतदान का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि हमारा गुप्त मतदान है तो वो तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि आज दुनिया में हमारे देश की हालत क्या है, आज हिंदुस्तान में इंडिया की हालत क्या है, हमारा देश कहाँ था दुनिया में, और आज हमारे दुनिया में देश कहाँ है, कहाँ पहुँचा गया, वो किसने पहुँचाया, और जिसने पहुँचाया है उसको और मौका दे के हम उसको आगे ले जाना चाहेंगे। आप मुझे एक दूसरा नाम बताइए। एक नाम तो है श्री नरेंद्र मोदी, आप एक मुझे दूसरा नाम बता दीजिए, मैं उसको वोट दूंगा। आपको लगता है चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी के कोई फैक्टर है लोग वोट है? देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो महंगाई और हमारी जो बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जो भी सरकार आए वो इसके लिए इसका मतलब इसको मतलब खत्म करे। ओबीसी जो है आपको चुनाव में लगता है कोई फैक्टर? अवैसी कोई मतलब नहीं बनता है, वो खाली एक नाम के हैं, ठीक है, अवैसी अच्छे हैं, उनका कोई बोलना कोई मतलब नहीं बनता है। चुनाव में क्या बीजेपी को कोई विकल्प दे पाएगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है। बीजेपी आएगा, क्या करेगा अभी? कांग्रेस भी आ सकता है, सबका अपना अपना वो है। इस चुनाव में ओबीसी भी आए थे, ओबीसी कोई कितना बड़ा फैक्टर रह सकते हैं गुजरात में, आपको लगता है? गुजरात का तो नहीं मालूम, वापी में तो नहीं है। मुद्दा तो क्या है सर, विकास का मुद्दा है। महंगाई बहुत है, बरोबर है, महंगाई कम होना चाहिए। पक्ष से भी ज्यादा आदमी का काम सही होना चाहिए, और तो कुछ है नहीं, लेकिन मेन चीज है महंगाई। गरीब आदमी त्रस्त हो गया है महंगाई से, बरोबर है, महंगाई बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए। मुद्दा तो क्या है कि अभी देखिए, मोदी सरकार के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इतना बखेड़ा कर दिया इन लोगों ने कि इन लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान की जितनी भी चीज़ें थी, पैसे नहीं है तो करे क्या, आप समझ गए। तो हिंदुस्तान की जितनी भी मोस्टली महंगी चीज़ें थी वो सब जो है प्राइवेट के हाथों में दे दी। महंगाई का मुद्दा ज़्यादा है, सरकार का तो डिपेंड वोटर के ऊपर है। सरकार तो वोटर बनाते हैं, वोटर ही सरकार को बनाते हैं, वोटर सरकार को उतारते हैं। हमारा जो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, और कुछ नहीं है। परिवर्तन होगा ऐसा लगता है? शायद होना चाहिए। ऐसा दिख रहा है लास्ट 2-3 दिन में। तो आपने सुना वापी में मुस्लिम वोटर्स का मन क्या कह रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं। वापी में मुस्लिम वोटर्स महंगाई की भी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं, और गुजरात में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसकी भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास तो किया है सरकार ने, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अतीत जी, मुस्लिम वोटर्स पर सभी की निगाहें हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर मीम पार्टी की जो एंट्री हुई है वो हो।
इन वोटों में कितना बिखराव होगा इस पर भी ये जो चुनाव है वो टिका हुआ है। लेकिन अभी जो मुस्लिम वोटर को सुन रहे हैं, मुस्लिम वोटर इस बात से डिनाई नहीं कर रहा है कि गुजरात में विकास हुआ है। ये किस तरफ के संकेत हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स का साथ, या खासकर महिलाओं की बात की जाती है कि मुस्लिम महिलाओं का साथ बीजेपी को मिल जाता है, मिलेगा इन चुनावों में भी? आप ये देख सकते हैं कि गुजरात में पिछले कई सालों से डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। इन स्पेशली फेस्टिवल ऑफ द नवरात्रि इन गुजरात वेरी फेमस एंड ऑल आर कमिंग फ्रॉम हियर फॉर एंजॉयमेंट ऑफ द नवरात्रि रास गरबा। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रि में लड़कियां चनिया चोरी पहन के रात के 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पे घूमते हैं, रास गरबा खेलते हैं, कोई भी बनाव नहीं बनता। और वुमेन्स की सेफ्टी में गुजरात आजकल इंडिया में नंबर 1 पे है। आप देख रहे होगे अपने खड़े साबरमती रिवर फ्रंट पे। ये रिवर फ्रंट 10 साल पहले किसी को भी अहमदाबाद में पूछोगे कि यहाँ का क्या सीनरियो था, आज देखोगे कि रिवर फ्रंट एकदम डेवलप होके नया लुक दे दिया है। अपने पीछे ये अटल ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज भी एक डेवलपमेंट का साइन है। और आप देखोगे कि गुजरात में विकास ही विकास अभी चल रहा है और आगे भी और विकास की गुंजाइश है। और महिला और बच्चे सब आजकल अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे विकास के लिए ही आश्वासन गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोटर्स की जब भी बात आती है तो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो ये बात मानकर चलते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का बहुत साथ उनको नहीं मिलने वाला है। देखिए, ये बात तो तय है, मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ तो नहीं आए हैं। और इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो गया जिससे मुस्लिम वोटर का जो मानस है वो बदल जाएगा बीजेपी की तरफ। ये बात पक्की है, मुस्लिम वोटर ये जानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में उनको सुविधाएं मिली हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि दूसरे फेज के चुनाव को लेकर भी धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रावण की एंट्री गुजरात के चुनाव में हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तमाम कांग्रेस पर हमलावर हो गई बीजेपी पार्टी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला है कांग्रेस पर और साफ कर दिया है कि पीएम का अपमान गुजरात की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे गाली देती है और गाली देने की होड़ कांग्रेस वालों में लगी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।